जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी बहू ने मेरे सामने चाय का कप पटकते हुए कहा, लो, भर लो अपना पेट। सारी सेवा मैं करती हूँ और 5 लाख रुपए अपनी बेटी के नाम कर दिए। पी लो ये चाय और निकलो इस घर से। फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। मैं चुपचाप निकल गई। लेकिन अगले ही दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही बहू के मुंह पर लकवा मार गया हो जैसे वह जम गई। आखिर उसने ऐसा क्या देखा? सुबह के ठीक 5:30 बजे थे। सविताबेन हमेशा की तरह जल्दी उठीं। मुख्य दरवाजा खोलकर वह बाहर आईं। उन्होंने पानी की पाइप ली और बाहर का ओटला अच्छे से धो डाला। फिर वह आंगन में गईं। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। दूर दूर तक पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। आंगन में पड़े नीम के सूखे पत्ते उन्होंने झाड़ू से इकट्ठे करके एक तरफ रख दिए। इसके बाद उन्होंने पूरे आंगन में पानी छिड़का। मिट्टी की नम खुशबू हवा में फैल गई और मन में एक संतोष हुआ। आज का दिन उनके लिए खास था, धनतेरस। आंगन साफ करके वह अंदर गईं, नहाईं और एक सुंदर साड़ी पहनी। माथे पर चंदन का तिलक लगाया और रंगोली के रंग लेकर फिर बाहर आईं। वह रंगों और फूलों से सुंदर रंगोली बनाने लगी। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव हर रेखा में झलक रहा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर एक भव्य और आकर्षक रंगोली खिल उठी। उन्होंने कोड़ियों में तेल भरा, जलाए और रंगोली के पास रखे। दिए की कोमल लौ से आंगन में एक अद्भुत पवित्र प्रकाश फैल गया। रंगोली में दिए जलते देख सविताबेन के मन में एक अलग ही शांति थी। धीरे से आंखें बंद करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, इस प्रकाश की तरह घर में भी सुख शांति बनी रहे, कभी कोई दुख न आए। थोड़ी देर बाद वह रसोई में गईं और अपने लिए चाय बनाने लगी। तपेली में पानी रखकर अदरक चीनी डालते समय उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बाहर दियों की रोशनी और अंदर उबलती चाय की महक से घर में प्रसन्नता छा गई थी। सविताबेन चाय कप में छान रही थी, लेकिन उम्र के कारण उनके हाथ कांप रहे थे। आज कपकपी इतनी ज्यादा थी कि कप उनके हाथ से फिसल गया। वह जमीन पर गिरा और टूटकर चूर-चूर हो गया। चाय चारों तरफ फैल गई। यह देखकर वह घबरा गई। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने फौरन कप के टुकड़े इकट्ठे किए और कपड़े से फैली चाय पोंछने लगी। हाथ तेजी से काम कर रहे थे, जैसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। उन्हें कांच का एक पुराना टुकड़ा दिखा नहीं और वह उनकी उंगली में चुभ गया। तभी पीछे से किंजल की आवाज गूंजी, मम्मी जी। आवाज सुनते ही उनका दिल धड़क गया। मुड़कर देखा तो किंजल रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर सीधी कप के टुकड़ों और फैली चाय पर गई। किंजल ने चिढ़कर चिल्लाकर कहा, कितनी बार कहा है आपको कि रसोई में मत आया करो। लेकिन नहीं, आपको एक बार कहने से समझ नहीं आती। बुढ़ापे में भूख कम होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसकी आवाज कांटों की तरह चुभ रही थी। यह सुनकर सविताबेन की आंखों में पानी आ गया। वह कुछ बोले बिना शांति से उठीं और अपने कमरे की ओर चली गईं। पीछे से किंजल का बड़बड़ाना जारी था, पता नहीं बुढ़ापे में चाय की कैसी तलब लगती है। सुबह होने से पहले ही चाय बनाने लग जाती है। सविताबेन का मन गहरे तक दुखी हो गया। कमरे में जाते जाते वह मन ही मन बोली, हे भगवान,
मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मुझे ऐसी बहू मिली? दोपहर में किंजल तैयार होकर बाहर निकल रही थी। उसने दरवाजा खोला लेकिन नीचे देखे बिना पैर रखा और उसका पैर सीधा रंगोली पर पड़ गया। पूरी रंगोली बिखर गई और पास रखे दियों का तेल भी फैल गया। किंजल गुस्से से लाल हो गई। वह धड़धड़ाते कदमों से अंदर आई, बाथरूम से पानी की बाल्टी उठाई और बाहर आकर पूरी रंगोली पर पानी उड़ेल दिया। पूरा आंगन पानी से भर गया। रंगोली के रंग पानी के साथ एक लंबी धारा बनकर बहने लगे। सुबह सविताबेन ने जो रंगोली मन से मेहनत और प्यार से बनाई थी, वह एक पल में पानी में बह गई। इतना ही नहीं, किंजल ने खाली बाल्टी बाथरूम में इतने जोर से फेंकी कि उस आवाज से रवि चौंक कर जाग गया। दरवाजा खोलकर वह बाहर आया और चिढ़े स्वर में बोला, यह क्या चल रहा है? इतनी सुबह घर में इतना हंगामा क्यों? आज रविवार है, आज तो सोने दो। पति की बात सुनते ही किंजल भड़क कर बोली, अच्छा, मैं जो भी करूँ वह आपको तुरंत दिख जाता है और आपकी मम्मी जो भी करें, उस समय आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? रवि कुछ बोल पाता इसके पहले ही किंजल सीधे सविताबेन के कमरे में घुस गई। मम्मी जी, दरवाजे पर रंगोली बनाने की क्या जरूरत थी? रंगोली के रंगों से मेरा पूरा पैर गंदा हो गया और ऊपर से आपने पूरा ओटला गंदा कर दिया। यह सुनकर सविताबेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर शांत स्वर में बोली, बहू, आज दरवाजे पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। आज धनतेरस है, घर में लक्ष्मी का वास हो। उनकी बात पूरी होते होते किंजल हंसते हंसते बोली, मम्मी जी, ये सब आपके ज़माने में होता होगा। आज के ज़माने में मेहनत करो तभी पैसे मिलते हैं। और अगर रंगोली बनाने से लक्ष्मी खुश होती है तो कल से आपके बेटे को घर पर ही रख लो, पूरा दिन रंगोली बनवाओ और नोट छापते रहो। किंजल अभी और ताने मार ही रही थी कि अचानक रवि का हाथ उठा। एक जोरदार थप्पड़ किंजल के गाल पर पड़ा। रवि की आंखों में गुस्सा लपलपा रहा था। वह दहाड़ा, किंजल, चुप रह। तू मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर रही है? मैं सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को एक भी उल्टा शब्द बोला तो। सविताबेन डरकर बीच में खड़ी हो गई। रवि बेटा, रहने दे, इसे कुछ मत कह। लेकिन आज रवि रुकने वाला नहीं था। अचानक पड़े थप्पड़ से किंजल सुन्न हो गई थी। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि रवि उस पर हाथ उठा सकता है। गुस्से से लाल आंखें करके वह बिना कुछ बोले धीरे से कमरे में चली गई। किंजल के अंदर जाने के बाद सविताबेन रवि से बोली, बेटा, इसे मारना नहीं चाहिए था। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। रवि का स्वर अभी भी सख्त था। मम्मी, लेकिन इसे भी सोचना चाहिए था ना। अरे, क्या कोई बात शांति से नहीं कर सकती? और मम्मी, तुझे उसकी आदत पता है, फिर भी रंगोली बनाने की क्या जरूरत थी? सविताबेन ने शांतिपूर्वक उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, रवि, आज धनतेरस है ना, सोचा घर में लक्ष्मी का वास होगा। मुझे क्या पता था कि ऐसा तमाशा हो जाएगा। रवि का गुस्सा अब शांत हो रहा था। उसने मम्मी का हाथ प्यार से अपने हाथ में लिया। मेरे घर में तो पहले से ही लक्ष्मी का वास है, मेरी माँ के रूप में। फिर उसने उनकी उंगली की ओर देखा। मम्मी, इस हाथ पर क्या हुआ? सविताबेन ने हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। कुछ नहीं, दरवाजे का कोना लग गया। रवि प्यार से बोला, मम्मी, अपनी थोड़ी देखभाल भी किया करो। यह सुनते ही सविताबेन की आंखों में आंसू आ गए।
वह मन में बोली, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। थोड़ी देर बाद वह प्यार से बोली, रवि सुन, किंजल से प्यार से बात कर, उससे माफी मांग। अच्छा बेटा होना जितना जरूरी है, उतना ही अच्छा पति होना भी जरूरी है। आज धनतेरस है, इसे सोने की चूड़ियां लेकर देना शुभ होता है और इसका मन भी शांत हो जाएगा। रवि ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। किंजल अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। उसका मुंह फूला हुआ था और आंखों में नाराजगी। रवि उसके पास जाकर नरम स्वर में बोला, किंजल, सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज धनतेरस है, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। हम शाम को बाहर चले, तेरे लिए सोने की चूड़ियां लेनी है। किंजल ने शुरू में मुंह फेर लिया, लेकिन सोने की चूड़ियां सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर भी नाराज स्वर में बोली, लेकिन मुझे पसंद आएंगी ना। रवि ने हंसकर सिर हिलाया, अरे, तुझे पसंद आए बिना इस घर में एक भी चीज नहीं लाऊंगा। इतना कहते ही दोनों जोर से हंस पड़े। शाम तक घर का माहौल फिर शांत हो गया। किंजल रसोई में चाय बना रही थी और सविताबेन ओटले पर तुलसी को पानी दे रही थी। किंजल ट्रे में कप लेकर बाहर आई, मम्मी जी, चलो। उसके स्वर में मिठास थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं कड़वाहट भी थी। उसने अंदर ही अंदर बदला लेने का इरादा कर लिया था, लेकिन बाहर से दिखावा करना उसकी मजबूरी थी। सविताबेन ने मुस्कुराकर चाय का कप लिया, थैंक यू किंजल। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि यह ऊपरी हंसी है। फिर भी उन्होंने मन की बात मन में ही रखी, त्योहार के दिन घर में शांति होनी चाहिए। शाम को आंगन में हर घर में दिए जलाने की धूम मच गई थी। रवि शर्ट के बटन लगाते बाहर आया, मम्मी, हम जाकर आते हैं। सविताबेन द्वार तक आकर बोली, ठीक है बेटा, लेकिन दिए और रंगोली लाना मत भूलना। रवि हंसा, हाँ मम्मी, सब याद है। चिंता मत करो। सविताबेन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रवि ने बाइक स्टार्ट की, किंजल पीछे बैठी और दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। रास्तों पर रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और हर जगह फैली चमक थी। किंजल की नजर एक ज्वेलरी शॉप पर गई, रवि, पहले वहां चले। रवि ने गाड़ी मोड़ ली। किंजल ने कई डिजाइन देखी और आखिर एक सुंदर चूड़ी पसंद की। वाह, तेरी पसंद बहुत अच्छी है, रवि हंसकर बोला, लो, धनतेरस की भेंट। किंजल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन में सविताबेन के प्रति कड़वाहट अभी भी वैसी की वैसी थी। दोनों फिर बाजार घूमने लगे। रवि ने मिठाइयाँ, रंग बिरंगे रंग और मिट्टी के कोड़िए लिए। घर लौटकर किंजल ने चूड़ियों का डिब्बा कमरे में रखा और औपचारिक हंसी चेहरे पर लाकर बोली, मम्मी जी, आपके दिए और ये रंगोली। सविताबेन ने प्यार से दिए लिए, उन्हें पानी में भिगोया और तेल भरने लगी। रवि उनके पास बैठकर बातें कर रहा था। घर में त्योहार की खुशी का माहौल फैल गया था। रसोई से मिठाई की महक, आंगन में दियों की कतार और गली में पटाखों की आवाज मन को प्रसन्न कर रही थी। आंगन में सविताबेन और किंजल दोनों दियों में तेल भरने बैठे थे। सुबह गुस्से में बात करने वाली किंजल अब उनके पास शांति से दिए भर रही थी। उसे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि यही वह बहू है जिसने सुबह ताने मारे थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि किंजल आगे क्या करने वाली है। सविताबेन मन में कोई गुस्सा न रखते हुए प्यार से बोली, किंजल बेटा, ये दिए दरवाजे की दोनों तरफ रख देना।
किंजल बिना कुछ बोले वैसा ही कर रही थी, जैसे उस पल उसकी नाराजगी पिघल गई हो। रवि दूर से यह सब देख रहा था। उसे माँ की बात याद आई, पत्नी खुश रहेगी तो घर में शांति रहेगी। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई और उसने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर हंसते खेलते मजाक करते खाना खा रहे थे। घर का माहौल आज कुछ शांत और हल्का लग रहा था। रात धीरे धीरे गहराती गई। आंगन में दिए टिमटिमा रहे थे। कब नींद सविताबेन को घेर लेती है, उन्हें पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह सविताबेन नियमित रूप से उठीं। आंगन साफ किया, मुख्य गेट और ओटला पानी से धोया। फिर कमरे में जाकर अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। तभी अलमारी के ऊपरी खाने से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। उन्होंने झुककर उसे उठाया। लिफाफा हाथ में आते ही उनकी आंखों के सामने कई पुरानी यादें तैर उठीं। अरे, ये तो वही लिफाफा है। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वह बड़बड़ाई। लिफाफा वापस रखने जा रही थी कि तभी किंजल की जोरदार आवाज आई, मम्मी जी, मम्मी जी। आवाज सुनकर वह चौंक गई। जल्दबाजी में लिफाफा अलमारी में डालकर दरवाजा बंद किया और बाहर आईं। क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही है? शांतिपूर्वक बोली। मैं चिल्लाती रहूंगी। आप मुझे सुख से जीने देंगी या नहीं? किंजल गुस्से में बोली। सविताबेन हैरान होकर बोली, बहू, अब मैंने क्या किया? किंजल ने अपनी साड़ी और रवि की शर्ट उनके सामने फेंकी। ये देखो, इन कपड़ों पर कितने दाग हैं। कितनी बार कहा है कि उस कमला धोबिन के पास कपड़े मत देना, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं। हमेशा किसी न किसी का भला करने का भूत सवार रहता है। सविताबेन कुछ बोलने जा रही थी कि किंजल फिर भड़की। अब यहाँ खड़ी होकर मेरे सामने क्या ताक रही हैं? ये साड़ी और शर्ट उस कमला के मुंह पर फेंक आओ और इस बार उसे साफ कह दो कि अगर फिर ऐसा काम किया तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सविताबेन ने शांत स्वर में कहा, किंजल, अभी तो 8 ही बजे हैं। इतनी सुबह मैं कहाँ जाऊं? आपको बहाने बनाने बहुत आते हैं, मुंह बिचकाकर जवाब दिया। ठीक है, अभी मत जाओ, लेकिन भूलना मत, कल मुझे यही साड़ी लक्ष्मी पूजन में पहननी है। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। सविताबेन ने साड़ी और शर्ट धीरे से सोफे पर रखी। गहरी सांस लेकर अपने आप से बड़बड़ाई, पहले नहा लूं, फिर कमला के पास ले जाऊंगी। वह अपने कमरे में गई। घड़ी में 11 बज रहे थे। सविताबेन साड़ी और शर्ट लेकर धोबिन कमलाबेन के पास गईं। उनके जाने के बाद किंजल उनके कमरे में चादर बदलने आई। बदलते समय उसकी नजर अचानक अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। वह ठिठक गई। मम्मी जी तो हमेशा अलमारी पर ताला लगाकर रखती हैं, आज कैसे भूल गईं? जिज्ञासा हुई तो वह धीरे से अलमारी के पास गई। दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी नजर पहले लिफाफे पर पड़ी। लिफाफा आधा खुला था और उसमें से एक मुड़ा हुआ कागज दिख रहा था। उसने सावधानी से कागज निकाला। कागज खोलते ही उसकी सांस रुक गई। पूरे 5 लाख रुपए साफ लिखा था, लेकिन नीचे लिखा नाम पूरा नहीं दिख रहा था, बस 3 अक्षर, धारा, यानी धारा दीदी। मम्मी जी ने धारा दीदी को 5 लाख रुपए दिए, वो भी 3 साल पहले। इतनी बड़ी रकम और हमें कभी बताया तक नहीं। जरूर कुछ छिपा रही हैं।
उसके मन में शक और सवालों का तूफान उठ गया। उसने जल्दी से लिफाफा वैसा का वैसा रख दिया, अलमारी बंद की और घबराकर अपने कमरे की ओर दौड़ी। कमरे में घुसते ही उसने फटाफट फोन उठाया और रवि को कॉल की। वह आज सुबह बहुत जल्दी ऑफिस गया था। पहली ही रिंग में रवि की आवाज आई, सब ठीक तो है न? किंजल कांपते स्वर में बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी मम्मी जी के कमरे में हूँ। यहाँ एक कागज मिला। उस पर 5 लाख रुपए लिखे थे और नीचे लेने वाले का नाम भी था, लेकिन नाम पूरा नहीं दिख रहा था, बस धारा साफ दिखा। और मुझे पूरा यकीन है मम्मी जी ने धारा दीदी को ये 5 लाख रुपए दिए हैं, वो भी 3 साल पहले। रवि ने शांति से सुना, फिर अचानक जोर से बोला, किंजल, तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं? मम्मी धारा को इतने पैसे क्यों देंगी? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ सोचकर भी घर का माहौल खराब मत करना। गुस्से से किंजल बोली, गलतफहमी बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। साफ लिखा था 5 लाख रुपए। गहरी सांस लेकर रवि बोला, किंजल, अब शांत हो जा। मम्मी से इस बारे में कुछ मत पूछना। मैं शाम को घर आकर देखता हूँ। तू ऐसा कुछ मत करना जिससे मम्मी को दुख पहुँचे। रवि अभी और कुछ बोलने जा रहा था कि किंजल दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। फोन रखते ही उसके मन में एक अजीब बेचैनी दौड़ने लगी। वह कमरे में चक्कर काटने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज घूम रहा था, 5 लाख, अधूरा नाम। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार सच सामने लाकर ही रहूंगी और सासुमां को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ सविताबेन धोबिन कमलाबेन के पास खड़ी थी। वह गुस्से का डपटते हुए बोली, कमला, ये क्या कर डाला? बिल्कुल ध्यान देकर काम नहीं करती। देख, मेरी बहू की साड़ी और बेटे की शर्ट पर कितने दाग लगे हैं। कमला घबराकर बोली, बेन, गलती हो गई। माफ कर दो। साड़ी और शर्ट यहीं छोड़ दो, मैं ड्राई क्लीन करवाकर कल तक आपके घर भिजवा दूंगी। सविताबेन ने थैली देते हुए सख्त लहजे में कहा, देख कमला, इस बार अगर कोई गलती हुई तो देख लेना। मेरी बहू को कल ये साड़ी चाहिए। एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। कमला ने विनम्रता से कहा, ठीक है बेन, चिंता मत करो। सविताबेन जाने लगी तो रुक गई। स्वर थोड़ा नरम हो गया, कमला, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ करना। लेकिन अगर साड़ी पर दाग रह गया तो बहू ताने मारेगी, बहुत सुनना पड़ता है। कमला थोड़ी देर उनके सामने देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बेन, एक बात पूछूं? आपका बेटा कुछ बोलता नहीं क्या? आप उसकी माँ हैं न? सविताबेन का चेहरा अचानक उदास हो गया। आंखों में आंसू आ गए। वह बड़बड़ाई, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मुझे छोटे बच्चे की तरह रखता है। लेकिन मैं ही उसे शांत रहने को कहती हूँ ताकि घर में झगड़ा न हो। और मेरी बहू पहले ऐसी नहीं थी। पता नहीं अब उसे क्या हो गया है, हमेशा चिढ़ी रहती है। इतने में उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत मुंह फेरकर साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। कमला शांति से बोली, बेन, आप चिंता मत करो। शांति से घर जाओ। मैं साड़ी कल तक पहुंचा दूंगी। एक भी दाग नहीं रहेगा। सविताबेन हल्की मुस्कान के साथ घर लौटीं।
दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से किंजल के कदमों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़ी सास को देखकर बिना कुछ बोले मुंह फेर लिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। सविताबेन के चेहरे पर शांति का आवरण फैल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद से समझाते हुए कहा, शायद अभी भी गुस्से में है। वह धीरे से अपने कमरे में गईं और बिस्तर पर लेट गईं। उनके चेहरे पर उदासी की हल्की परछाई साफ दिख रही थी। कभी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। घर की शांति और हंसी खुशी फिर लौट आएगी। हे भगवान, घर का ये कलह दूर कर दो। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखें बंद हो गईं। तभी अचानक घंटी फिर बजी। सविताबेन आधी नींद में उठीं और दरवाजा खोला। सामने धारा खड़ी थी। बेटी को देखते ही उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। अरे धारा, तू अचानक? धारा हंसकर बोली, हाँ मम्मी, तेरी याद आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर मिलाऊं। सविताबेन ने प्यार से उसे अंदर लिया। दोनों कमरे में बैठे और तुरंत यादों का पिटारा खुल गया। बचपन की बातें, पुरानी गली की चर्चा, ससुराल की कहानियां, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। तभी किंजल रसोई से चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई। धारा दीदी, कैसे हैं? कितने दिनों बाद आई? धारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाभी, टाइम ही नहीं मिलता था। आज मार्केट आई थी तो सोचा मम्मी से मिल लूं। किंजल हल्के तंज के साथ बोली, और जीजाजी मेहुल कुमार काम पर गए हैं ना, या आजकल छुट्टी पर हैं? बोलने में छिपा ताना साफ झलक रहा था। धारा ने तुरंत पूछा, भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछा। किंजल ने झूठी हंसी के साथ जवाब दिया और चाय के कप परोसकर वहां से चली गई। सविताबेन ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। धारा बेटा, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। उसका स्वभाव ही ऐसा है। धारा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा गुस्सा चमक गया। थोड़ी देर बाद सविताबेन ने अलमारी खोली, लॉकर से थोड़े पैसे निकाले और धारा के हाथ में रखते हुए बोली, बेटा, कितनी बार कहा है, थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखा कर, कभी जरूरत पड़ सकती है। धारा ने माँ का हाथ हाथ में लिया और प्यार से बोली, अरे माँ, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। माम बेटी बातों में मग्न थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ी किंजल सब ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा था। थोड़ी देर बाद धारा उठते हुए बोली, ठीक है माँ, अब निकलती हूँ। बातें करते करते पता ही नहीं चला कितने बज गए। अरे, 6 बज गए। वह दरवाजे से बाहर निकलने लगी तभी किंजल अचानक आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे दीदी, इतनी जल्दी क्या है? आराम से जाओ। आपके भाई रवि आने वाले हैं, उनसे मिलकर जाना। धारा एक पल के लिए स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ होने जैसे भाव आ गए। सविताबेन ने तुरंत हंसकर कहा, किंजल, रवि को आने में देर होगी। धारा को जाने दे। त्योहार के दिन है, घर पर उसकी राह देख रहे होंगे। धारा समझ गई कि भाभी का इरादा घर का माहौल खराब करने का है। अब बस चिंगारी की जरूरत थी। उसे अपनी भाभी का स्वभाव अच्छी तरह पता था, इसलिए शांत रहना ही ठीक लगा। ठीक है मम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर धारा चली गई। धारा के जाते ही सविताबेन ने गहरी सांस ली। मन में बोली, हे भगवान, अच्छा हुआ चली गई।
नहीं तो कोई बड़ा धमाका हो जाता। किंजल के बदले हाव भाव देखकर सविताबेन को लग रहा था कि बहू के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। वह अपने कमरे की ओर मुड़ी तभी किंजल गुस्से से लाल चेहरा लेकर घसीटती हुई आई। अपनी बेटी को चुपके चुपके पैसे देना कब से चल रहा है? ये सब आपको क्या लगता है, हमें कुछ पता नहीं चलता? मुझे मूर्ख समझती है? सविताबेन सिहर उठी। धीमे से बोली, किंजल, तू गलत सोच रही है। वो पैसे मेरे नहीं थे, धारा ने ही दिए थे। उसके पति मेहुल के थे, जो उसने मेरे पास संभाल कर रखने को दिए थे। वही मैं वापस दे रही थी। किंजल ने स्वर ऊंचा किया। मम्मी जी, रहने दीजिए ये कहानियां। मुझे सब पता है। 3 साल पहले भी धारा को 5 लाख रुपए दिए थे ना? मेरे पास सबूत है। सविताबेन वहीं सुन्न हो गई। आपको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है और मैं तो पराए घर से आई हूं ना, इसलिए इस घर में सबके लिए बोझ बन गई हूं। सविताबेन टूट गई। आंसू गालों पर बहने लगे। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी थैली उठाई और दरवाजे की ओर मुड़ी। मन में सोचा, अगर यहाँ एक पल और रुकी तो पूरे घर को सिर पर उठा लेंगी। वह घर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही पूरे घर में एक भारी उदासी की शांति छा गई। किंजल अभी भी गुस्से में कमरे में चक्कर लगा रही थी और बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। किंजल ने दरवाजा खोला। सामने उसकी मम्मी भावनाबेन भेंट और मिठाई की थैलियों के साथ खड़ी थी। किंजल खुश होकर उन्हें गले लगी। मम्मी, तू यहाँ? भावनाबेन ने हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, सोचा तुझे सरप्राइज दूं। तेरे लिए और वेवान, सास, के लिए भेंट लाई हूं। सविताबेन कहाँ है? बुला, बहुत दिन हो गए मिले। किंजल ने मुंह बिचका कर कहा। मम्मी, रहने दे, शायद कमरे में सो रही होंगी। भावनाबेन हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं जाकर मिलाती हूँ। तू 2 कप चाय लेकर आ, हम दोनों आराम से गप्पे मारेंगे। भावनाबेन अंदर गई, लेकिन सविताबेन कमरे में नहीं थी। किंजल बोली, सविताबेन तो कमरे में नहीं है। इतनी रात को कहाँ गई? तभी किंजल का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, तू अपनी सास को जितना सीधा समझती है ना, उतना बिल्कुल नहीं। एक नंबर की चालाक है। तुझे पता है, वो अपनी बेटी धारा को छिपा कर पैसे देती है। आज तो मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और जब मैंने पूछा तो जवाब दिए बिना थैली लेकर घर से निकल गई। किंजल और चिढ़कर बोली, तेरे को एक और बात बताऊं? 3 साल पहले भी उन्होंने धारा को 5 लाख रुपए दिए थे। मेरे पास सबूत है। भावनाबेन की आंखों में पानी आ गया। कापते स्वर में बोली, किंजल, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? जिस औरत ने तुझे बेटी से ज्यादा मान दिया, उस पर इतना बड़ा इल्जाम? किंजल चीखी। मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भावनाबेन रो पड़ी। किंजल, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिस 5 लाख का तू इल्जाम लगा रही है ना, वो 5 लाख सविताबेन ने मुझे दिए थे। हाँ, मुझे, क्योंकि हमारा कर्ज चुकाना बाकी था और तेरा भाई चिराग जेल जाने की कगार पर था। वहां खड़े रवि की आंखें फैल गईं। किंजल पत्थर हो गई। होंठ कांप रहे थे। क्या बोल रही हो माँ? भावनाबेन आगे बोली, किंजल, तेरी सास ने अपने गहने बेचकर वो पैसे दिए थे और तुझे इसका एहसास भी नहीं होने दिया।
क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुझे पता चला तो तू अपने ससुराल में स्वाभिमान से नहीं जी पाएगी। सब कुछ तेरे लिए किया और तू उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। किंजल, तूने आज साबित कर दिया। तेरी सास ने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तू उनकी बेटी बनने लायक नहीं थी। किंजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि रवि ने सब सुन लिया है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी एक साथ घुल गई। वह कुछ बोलने जा रही थी कि रवि ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रवि सख्त स्वर में बोला, बस किंजल, बहुत हो गया। मेरी माँ के बारे में जितना बुरा बोलना था, तू बोल चुकी। अब उनके खिलाफ एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगा। किंजल रोने लगी, रवि, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में पता नहीं था। मुझे लगा वो नाम धारा दीदी का है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाकर मम्मी जी को ले आती हूँ। वो जहां भी होंगी, मैं ढूंढ कर लाऊंगी। उसका रोना रुक नहीं रहा था, लेकिन रवि का चेहरा अभी भी गुस्से से सख्त था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर मुड़ गया। किंजल वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। तभी भावनाबेन आगे आईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखकर भारी स्वर में कहा, किंजल, तेरी एक गलती से इस घर की शांति छिन गई। ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था और आज घर में सन्नाटा छाया है। रात के 10 बज गए हैं और तेरी सास घर से बाहर है, सिर्फ तेरे कारण। किंजल उठी। उसने आंखें पोंछी, पर्स उठाया और बोली, मम्मी, तू यहीं रुक। मैं अभी आती हूँ। मैं मम्मी जी को ढूंढने निकलती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें वापस लाकर ही आऊंगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही जा रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। किंजल ने कांपते हाथ से फोन उठाया। सामने से जो सुना, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। आंखें भर आईं। उसके होठों से बस इतना निकला, हाँ, हम तुरंत आ रहे हैं। यह सुनते ही भावनाबेन के धड़कन बढ़ गए। क्या हुआ? किसका फोन था? किंजल स्थिर खड़ी थी। भावनाबेन फिर पूछने लगी, किंजल, बोल न, क्या हुआ? तब किंजल कांपते स्वर में बोली, मम्मी, सासुमां का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी, अब क्या होगा? इतना कहकर वह दौड़कर कमरे की ओर गई। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। कमरे में खड़े रवि की ओर देखकर बोली, जल्दी चलो, मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया है। रवि स्तब्ध रह गया। क्या? जल्दी चलो, वह चिल्लाया। रवि के पैर सुन्न हो गए। वह कुछ पलों के लिए पत्थर की तरह खड़ा रहा। तभी भावनाबेन अंदर आईं। तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, हॉस्पिटल जाना है। थोड़ी देर में तीनों इमरजेंसी के बाहर हाफते पहुंचे। सविताबेन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। खून से लथपथ हालत देख रवि की आंखें भर आईं। वह चीख उठा, माँ। लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक लिया। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत नाजुक है। बहुत खून बह गया है। हमें तुरंत अब नेगेटिव या ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए और दुर्भाग्य से ब्लड बैंक में इन दोनों ग्रुप का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रवि पूरी तरह बेचैन हो गया। वह चीखा, अब कौन देगा मेरी माँ को खून? डॉक्टर प्लीज, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो। तभी किंजल आगे आई। उसकी आंखों में पछतावा था। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। क्या मैं उन्हें खून दे सकती हूँ?
डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप दे सकती हैं। किंजल बोली, मेरा खून ले लो, लेकिन मेरी मम्मी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही भावनाबेन और रवि दोनों हक्के बक्के रह गए। रवि गुस्से में बोला, किंजल, तेरी मेरी मम्मी को खून देने की कोई जरूरत नहीं। रोते रोते किंजल बोली, रवि, मैंने आज तक कितनी गलतियां की हैं, लेकिन अगर आज मम्मी जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, खून ले लो। डॉक्टर ने एक पल गवाए बिना किंजल को अंदर ले लिया। खून चढ़ने के बाद सविताबेन की तबीयत सुधरने लगी। खतरा टल गया था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। खतरा टल गया है। आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। यह सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर के जाने के बाद वार्ड में शांति छा गई। सविताबेन अभी तक होश में नहीं आई थी। मशीन की बीप की आवाज उस शांति को तोड़ रही थी। भावनाबेन बोली, रात बहुत हो गई है, तुम दोनों घर चले जाओ। मैं वेवाण के पास बैठती हूँ। तुम थके हो और किंजल को तो खास आराम की जरूरत है। रवि दृढ़ स्वर में बोला, नहीं माजी, आप घर जाओ। मेरी मम्मी के पास मैं रुकूंगा। उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप निश्चिंत रहें। भावनाबेन थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। रवि ने किंजल की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी पछतावा भरा था। उसे कुछ कहना था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने सिर झुका लिया और नजर बिस्तर पर पड़ी सविताबेन पर डाली। उनके कमजोर शरीर को देखकर उसकी आंखें फिर भर आईं। मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी मम्मी जी को जल्दी ठीक कर दो। बिना एक शब्द बोले, बिना पीछे मुड़े किंजल दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे हर डग में अपराध बोध का बोझ छिपा हो। भावनाबेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शांति से कहा, किंजल, चल घर चलें। किंजल ने चुपचाप सिर हिलाया और बाहर निकल गई। रवि दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते देखता रहा और फिर धीरे से माँ की ओर मुड़ा। पूरी रात हॉस्पिटल के कमरे में शांति का गहरा पर्दा छाया रहा। रवि कुर्सी पर बैठा था। माँ की हर सांस के उतार चढ़ाव को वह लगातार देखता रहा। उसके चेहरे पर पूरी रात चिंता की छाया रही। सुबह सविताबेन ने आंखें खोलीं और रवि को पास देखकर धीमे स्वर में पूछा, बेटा, किंजल नहीं आई? वह अभी भी मुझसे नाराज है? रवि रो पड़ा। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और भावुक स्वर में बोला, मम्मी, तू रात में अकेली क्यों निकली थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे बिना कैसे जीता? सविताबेन ने हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे ऐसे कौन रोता है? देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी डॉक्टर वार्ड में आए और हंसकर बोले, माजी, अब आप कैसी हैं? अच्छा लग रहा है ना? सविताबेन ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर ने रवि की ओर देखकर कहा, हम आज ही उन्हें डिस्चार्ज दे रहे हैं। भगवान की कृपा है कि सिर में चोट नहीं लगी, नहीं तो माजी की हालत बहुत गंभीर हो जाती। कुछ दिन कमजोरी रहेगी। समय पर दवा देना। शाम के 7 बज चुके थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही रवि ने तुरंत कैब बुक की। रवि ने अपनी मां को सहारा देकर कैब में बिठाया। रास्ते में सविताबेन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, घर जाकर बहू का व्यवहार कैसा होगा?
दिवाली की शाम थी। अचानक कैब उनके घर के सामने रुकी। सविताबेन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घर के आंगन में दिए जल रहे थे। सविताबेन कैब से उतरी तो देखा पूरा घर सजा हुआ था। दरवाजे पर सुंदर रंगोली और गुलदस्ते के तोरण थे। तभी किंजल आरती की थाली लेकर बाहर आई। लाल साड़ी में सजी बहू भावुक होकर बोली, मम्मी जी, आपका स्वागत है। आप ही इस घर की सच्ची लक्ष्मी हैं। सविताबेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कांपते हाथों से किंजल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। रवि यह देखकर मुस्कुरा रहा था। उस रात किंजल, रवि और सविताबेन एक साथ बैठे। दियों की रोशनी और प्यार की चमक में पुरानी कड़वाहट पिघल गई थी। यह एक नई शुरुआत थी। भूतकाल की गलतियों से सीखकर, एक दूसरे पर विश्वास करके और प्यार से पैदा हुई सच्ची खुशी को ही कहते हैं। कहा जाता है कि परख कर विश्वास करो, लेकिन अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करो। सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है, कई बार वह त्याग और मौन में छिपा होता है। परिवार में कठोर वचन कलह पैदा करते हैं, जबकि प्यार और त्याग ही सच्ची सुख शांति लाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।